हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव एआरडी, डिस्क्रिप्टिव ईएसआई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारे बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए हम बात करें तो जो हमारी जनरली स्टडीज होती है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। मतलब जनरली हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ रहे हैं, आपने ये पढ़ लिया कि हाँ खरीफ का प्रीमियम 2% है, रबी का 1.5% है, एंड एनुअल कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का 5% है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये 2%, 1.5% या 5% किस चीज का है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली पता होगा। अब होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सिर्फ बेसिकली ये डिजिट्स पूछे जाएंगे तो आप इजीली आंसर कर देंगे, आंसर सही हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आया पीएमबीवाई से रिलेटेड, आया भी था लास्ट ईयर, तो उससे रिलेटेड आप जब लिखने बैठेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि आप 2% जब लिखेंगे तो ये 2% है किस चीज का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हमें पता चलती है। तो इस टाइप से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की। और दूसरी बड़ी बात है, जस्ट हम पीएमएफबीवाई के अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लिखने की बात आए कि आपको ऑब्जेक्टिव मेंशन करने की पीएमएफबीवाई का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जनरली हमें एक इंश्योरेंस मेंशन या फिर इंश्योरेंस ही हमें समझ आता है, हम उसी को ही मेंशन करते हैं। उसके अलावा क्या और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ये हमें ध्यान नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें कब पता चलती हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें सारी चीजें ठीक लगती हैं, बट ये तब पता चलती हैं जब आप खुद से लिखने बैठते हैं तो कितना आप याद कर पाते हैं, कितना आप उसको आर्टिकुलेट कर पाते हैं और कितना कंटेंट वाइज प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एआरडी डिस्क्रिप्टिव के कुछ क्वेश्चंस और फिर उनको कहां से आप कवर कर सकते हैं, मतलब जिस टाइप के हमने आंसर्स लिखे हैं वो कहां से कवर हो सकते हैं, सो दैट कि आपके आने वाले डेज में आपको उससे हेल्प हो सके आपके कोर्स के लिए। अभी ये क्वेश्चन है, विच क्रॉपिंग सिस्टम इज द आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हाउ इट हेल्प्ड इन मेकिंग इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग एज द नेगेटिव आउटकम ऑफ दिस क्रॉपिंग सिस्टम। तो बेसिकली क्रॉपिंग सिस्टम की बात की गई है। अब क्रॉपिंग सिस्टम में आपको बताऊं तो क्रॉपिंग सिस्टम बेसिकली होता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। अब क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा लिया गया है ये बेसिकली पूछा गया है यहाँ पे। अब स्टार्टिंग क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन की थीम आप समझिए कि वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव आउटकम्स, बट क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपको भी 3 पार्ट्स में इसको आंसर करना होगा। पहला पार्ट क्या है, विच क्रॉपिंग सिस्टम इज द आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला पार्ट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम का जन्म हुआ या किस पे उससे फोकस किया गया। तो पहले आपको इसको आंसर करना है। फिर दूसरा आपको आंसर करना है हाउ इट हेल्प्ड इन मेकिंग इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट, कैसे उससे इंडिया में फूड सेल्फ सफिशिएंसी आई। जो हमारी डिपेंडेंसी अमेरिकन इंपोर्ट्स पे थी वो कैसे आज हम एक्सपोर्ट्स के लिए हो गए। आप सभी को पता है अभी की प्रेजेंट कंडीशन में पूरा वर्ल्ड यूक्रेन के बाद इंडिया को देखता है वीट के एक्सपोर्ट के लिए, तो ये सिनेरियो कैसे चेंज हुआ। देन third and important thing is now what are the challenges India is facing as the negative outcome of this cropping system. ओके तो अब उसका नेगेटिव आउटकम। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स में आपको आंसर देना है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट को हम कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया, आप उसको बहुत अच्छे से और प्रेजेंटेबल लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हमारा कौन सा आउटकम था। तो अगर आप देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड विद द एम टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। 1960s की कंडीशन, 1960 से पहले हमारी कंडीशन कैसी थी आप सभी को पता है। हमको एक दिन का पूरे दिन व्रत भी रखना पड़ा था, सो टू मीट द फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट, और हमारी डिपेंडेंसी किस पे थी, इंपोर्ट्स पे। तो सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ा सो दैट कि हमको इंपोर्ट पे ना निर्भर रहना पड़े, स्पेसिफिकली पैडी एंड वीट, क्योंकि जो हमारी हम स्टेपल क्रॉप कहें या फिर जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड या फिर जो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है पूरी कंट्री में, पैडी और फिर वीट। सो मेनली द फेमस क्रॉपिंग सिस्टम इज द आउटकम ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज पैडी एंड वीट। तो पैडी वीट जो क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब किसान खरीफ में पैडी ग्रो करेगा, देन उसके बाद रबी में वीट की सोइंग होगी या फिर वीट का क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो ये जनरली प्रिवलेंट क्रॉपिंग सिस्टम रहा, और न सिर्फ 1960s के टाइम पे बट अभी भी यही है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि पैडी वीट बहुत ज्यादा चलता है। ओके अब उसके बाद आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना है कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब वही ना कि हमें क्यों ऐसा करना पड़ा या कि इस क्रॉपिंग सिस्टम की ही क्या जरूरत थी। तो बेसिकली इसी क्रॉपिंग सिस्टम की क्यों जरूरत थी, गन्ना भी तो प्रोड्यूस कर सकते थे, गन्ना तो और इजीली हो जाता, बट शुगर केन हमारी स्टेबल क्रॉप नहीं थी, उससे पेट नहीं भर सकता था, इसलिए पैडी वीट, या फिर सिमिलरली आप बाकी पॉइंट्स भी सोच सकते हैं पल्सेस के लिए या फिर कोर्स सीरियल्स के लिए।
देन ये आप थोड़ा सा इसको आप डिस्कस पढ़ लीजिएगा। देन क्योंकि बेसिकली होता क्या है, 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट बेसिकली आया या फिर इंडिया में लाया गया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और जो बाकी हमारी साइंटिस्ट टीम थी और हमारी जो पॉलिटिकल विल पावर थी उसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मैं इससे पहले आपको ये चीज दिखाता हूँ। अगर आप 1960s के टाइम पे देखेंगे जो प्रोडक्शन था हमारा और आज के टाइम पे, ये मैंने पीआईबी से लिया है, तो जो हम सोर्सेस की बात कर रहे थे ना, ये पीआईबी से ही ग्राफ मैंने लिया है। 1950-51 के टाइम पे देखेंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा 50.82 मिलियन टन था। 1960 में ये 82.02, मतलब ये जो 60s वाला था यहाँ पे ये इंक्रीज, अब आप देख सकते हैं 50 से कितना इंक्रीज हुआ, इतना, और ये इंक्रीज कितना एक्सपोनेंशियल है। देन उसके बाद 1970 में ये 108, तो आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता ही चला गया और अभी हम 315 पे है। तो बेसिकली जो हमारा डिफरेंस आना शुरू हुआ था वो 1960 मतलब ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही हमको डिफरेंस दिखना शुरू हुआ था। तो डेटा को अगर आप लिखना चाहते हैं, तो अगर आप कंपेयर करवाना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप ये लिखिए कि इन द 1950 and 51 वी वर प्रोड्यूसिंग, और इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग 50.82 मिलियन टन, एंड after the green revolution the production was double to in the year 1970 कितना हो गया 108.42, and as of now we are producing around 315 million ton, and उसमें भी आप बता सकते हैं कि now India is the second leading country in the paddy and the wheat production। इस टाइप से आप चीज बता सकते हैं, we are leading in the pulse production। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, but again you have to see the relevance and the flow। आपको अपने flow of answer भी देखना है, relevance भी देखना है, relevant है तभी ऐड कीजिए, अनावश्यक अपनी नॉलेज भी वहां पे नहीं डालनी है। चलिए पीछे आते हैं फिर से, तो ये हमने डिस्कस किया था। सो आफ्टर 1966 स्पेशली द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर फोकसिंग ऑन द सिंगल वैरायटी, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पैडी एंड व्हीट। तो पैडी व्हीट एक कॉमन सिस्टम हो गया, और पैडी व्हीट और ये जो हमने सारी चीजें की कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट थी, फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी वाला जो एंगल था वो हमने डिस्कस किया। अब हम इसके बाद सीधे इसमें आते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से बेसिकली इंपैक्ट क्या था। ये आप एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट था कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट की थी, कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने हेल्प किया इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंट होने में। सो इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंट होने में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हाई यील्डिंग वेराइटीज थी। हाई यील्डिंग वेराइटीज मतलब सीड ऐसा था जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता था एज कंपेयर टू हमारी जो प्रीवियस वेराइटीज थी। तो उस पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ जिससे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा। गवर्नमेंट ने भी अपने वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू इस पे एम्फसाइज किया गया। पैडी को अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रमोशन करने का काम है वो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अगर आप देखेंगे ना जो एग्रीकल्चर रिसर्च थी वो भी 1960 से ही स्ट्रक्चरली स्टार्ट हुई थी। चाहे वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो 1960 से स्टार्ट हुए थे, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 1960 में स्टैब्लिश हुई, तो वहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च थी वो भी एक टाइप से बूस्ट हुई थी। बाकी रोल डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का बहुत ज्यादा था। उसके अलावा जो पॉलिटिकल विल पावर थी वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस समय जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी वाली बात कहें या फिर जो इंपोर्ट की बात करें, केवल इंडिया नहीं करता था, ये एशिया जो रीजन है इसकी बहुत सारी कंट्रीज करती थी। बट ग्रीन रेवोल्यूशन को या हम कह सकते हैं रेडिली एक्सेप्ट करना या फिर उसके लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना, वो इंडिया की गवर्नमेंट ने काम किया था और रिसर्च भी यहाँ पे बहुत अच्छी हुई थी। तो इसीलिए आप देखेंगे इंडिया को वर्ल्ड में भी हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है ना, जननी ग्रीन रेवोल्यूशन की। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा रोल इंडिया का ही रहा एशियाटिक कंट्री में। देन द मेजर इकोलॉजिकल एंड सोसाइटल इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थे। अब क्या हुआ, पैडी व्हीट, हमने क्या कहा पैडी व्हीट, और अभी भी आप देखते हैं फार्मर क्या ग्रो करते हैं, पैडी व्हीट। और पैडी व्हीट की आप बात करेंगे तो पैडी के लिए इतनी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा सबसे ज्यादा क्या डिप्लीट होता है, ग्राउंड वाटर लेवल, एक्वीफर हमारा डिप्लीट होता है, हमको वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज एक तो हमारी पैडी से वाटर से रिलेटेड है, दूसरा हमने पैडी व्हीट ग्रो किया और ऊपर से वो वेराइटीज डेवलप की जो कि हाइब्रिड थी और जो हाई यील्डिंग थी। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी लैंड रेसेस थी, जो हमारा डाइवर्सिटी थी, जो बहुत सारी वेराइटीज थी पैडी की, वो सारी की सारी एकदम से गायब हो गई। तो लॉस ऑफ लैंड रेसेस जो कि मतलब हमारी पुरानी इंडिजिनियस वेराइटीज थी वो सारी की सारी गायब हो गई। देन फोकस एंड ओनली पैडी एंड व्हीट विच लीड टू शॉर्टेज ऑफ लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड। अब हुआ क्या, पैडी व्हीट तो बहुत ग्रो हो गया, अभी भी आप देखते हैं, बट पल्सेज में अगेन वी आर इंपोर्टिंग। हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
बट हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं और हमको अपनी नीड पूरी करने के लिए पल्सेस को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये थोड़ा सा आप समझिए। और सिमिलरली ऑयल सीड के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस अब आप देख सकते हैं। जैसे उस टाइम पे पैडी व्हीट को प्रमोट किया गवर्नमेंट ने, अभी गवर्नमेंट प्रमोट करती है पल्स प्रोडक्शन को और साथ साथ ऑयल सीड प्रोडक्शन को। एनएफएसएम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, पल्सेस के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड्स के लिए, ऑयल पाम के लिए, तो स्पेसिफिक सेगमेंट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और गवर्नमेंट की एक स्कीम का नाम ही है प्रमोशन ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में ये है कि पैडी व्हीट से हटकर किसान दूसरी चीज पे आए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा इससे, कि किसान पैडी व्हीट पे ही क्यों चिपका रहता है या फिर उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहता। वो उसको नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है, एक तो उसे पता है कि उसने हर साल इसको ग्रो किया है, इतना यील्ड उसे मिलती है, इतनी उसको इनकम जनरेट होगी। अभी कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करेगा, उसको कितना उसमें रिस्पॉन्स आएगा उसे नहीं पता। दूसरा, जो पैडी और व्हीट है गवर्नमेंट उसके लिए एमएसपी फिक्स करती है, तो सारी चीजें फिक्स रहती है और वो जनरली उसके साथ वेल वर्स्ड है उस सिस्टम के साथ। तो नई क्रॉप आएगी, नई मार्केटिंग या वो सारी चीजें देखने के लिए, इसलिए फार्मर रेडिली अपना माइंड नहीं बनाते हैं। देन सॉइल ऑफ लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज्यादा हुआ। स्टार्टिंग में जो हमारी सॉइल थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, उसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, बहुत अच्छी सॉइल थी क्योंकि केमिकल्स उस समय बहुत ज्यादा यूज नहीं हुए थे। अब जब हाई यील्डिंग वेराइटीज आई, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऐसा तो नहीं था कि जादू से वो प्रोड्यूस कर रही थी, तो वो प्रोड्यूस कर कैसे रही थी, उनकी इनपुट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, इरिगेशन उनको चाहिए था उन वेराइटीज को। फर्टिलाइजर के बिना वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो मतलब फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वेराइटीज थी। आप जितना फर्टिलाइजर डालेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव। उसके साथ साथ उसमें अगर इंसेक्ट पेस्ट है तो वो केमिकल्स भी आपको एडिशनली प्रोवाइड करने, डेफिनेटली वो करना ही होगा। सो उससे क्या हुआ, और फर्टिलाइजर हमने जनरली कौन से डाले, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, यही जनरली हर कोई डालता है। तो उससे क्या हुआ, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स थे वो धीरे धीरे करके सॉइल में खत्म होते गए, और आज की कंडीशन ये है कि सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, जितने आप डालोगे उतना ही क्रॉप ग्रो होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो ये कंडीशन है। इसके साथ साथ और क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल्स डालने की वजह से आप देखते हैं सैलिनिटी अफेक्टेड एरिया हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, और भी बहुत सारे इश्यूज आए हैं। सॉइल माइक्रो और फ्लोरा माइक्रोफोना दोनों को ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड हुआ है ना। साइलेंट स्प्रिंग बुक आप समझते ही होंगे कि हमें नहीं पता था कि स्पैरो के गायब होने से क्या होगा या फिर हनी बी के गायब होने से क्या होगा, बट साइलेंट स्प्रिंग मतलब कोई भी फ्लावर नहीं खिला। बेसिकली पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है। हमें नहीं पता कि हमारा जो बायोसिस्टम है या इकोसिस्टम है उसमें कौन किससे कैसे कोरिलेटेड है। ऑल्दो हमें काफी सारी चीजें पता है, बट कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है एक चीज का, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पेस्टिसाइड्स के यूज से क्या होता है, डेफिनेटली हमारे जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं क्रॉप्स के लिए वो तो मर जाते हैं, बट उसके साथ साथ अगर अर्थवॉर्म है वो भी मर जाते हैं उसमें, और अगर हनी बीज है तो वो भी उसमें उनकी भी डेथ होती है। तो ये थोड़ा सा सबसे बड़ा इशू आज के टाइम पे यही है। और साथ ही साथ ये जो केमिकल्स हैं, ये बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट आप सभी को पता है, ये हमारे ग्राउंड वाटर लेवल में भी जाते हैं, हमारे फूड चेन में भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जो हमारे हैवी मेटल्स हैं वो हमारी बॉडी में इसके थ्रू ही, केमिकल्स के थ्रू जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि आज के टाइम पे वो डिजीजेस भी कॉमन हो गई हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, और वो डिजीजेस जो कि हैवी मेटल या फिर इन सारी चीजों की वजह से ही होती है। जिस सबसे एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है कैंसर का ना, तो ये सारी चीजें उन पॉइजनस केमिकल से हमारी बॉडी में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेसिव यूज था, और इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट अभी आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करी है। देन फार्मर शिफ्ट टू अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू ऑब्टेन मोर यील्ड। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब फार्मर को केवल क्या टारगेट था कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा लेना है। अब उसके लिए चाहे कोई सा भी केमिकल डालना पड़े, चाहे अर्थवॉर्म की डेथ हो या ना हो, क्योंकि अर्थवॉर्म डिपेंडेंट खेती तो है ही नहीं। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तो एडिशनल ही अप्लाई करना है, तो उस केचुए की खाद पे तो पूरी निर्भरता है नहीं, तो इसलिए ये अनसस्टेनेबिलिटी की बात आई थी। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज थे, जो बड़े इश्यूज थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप ऐसे आंसर्स लिखेंगे तो आपको कैसे सोचना है। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये सोचिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या कंडीशन थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या कंडीशन हुई, ये जो चेंज आया, ये इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। कौन था कहने का मतलब है कौन सी वो टेक्नोलॉजी थी या क्या ऐसा चेंज आया एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। देन ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। तो अगेन क्वेश्चन कोई भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। तो ये मॉडल आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में भी और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप ये मॉडल आंसर को पढ़िएगा, उसको लिखने की कोशिश भी कीजिए। बेस्ट अप्रोच क्या है,
कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए ये क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्स फार्मिंग, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप वो पढ़ लीजिए, फिर सारे रिसोर्सेज को बंद कीजिए और फिर लिखने बैठिए, क्योंकि जब आप लिखने बैठ रहे हैं तो सारी चीजें खुली नहीं होनी चाहिए अदरवाइज, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। तो आपको ये देखना है कि जब सारी चीजें बंद होती हैं तो आप कितना उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं और कितना स्ट्रक्चरली लिख पा रहे हैं। याद आपको बहुत सारी चीजें होंगी, हम उसको कितना प्रेजेंट कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। Then next question है, what are the challenges in transport and marketing of agriculture produce in India? What are the steps taken by the government to address these issues? ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत बड़ा एक है। आज के टाइम पे जितनी स्कीम्स देखेंगे, जैसे AIF बहुत ज्यादा रहती है, तो AIF है या फिर ऑपरेशन ग्रीन्स है या फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, पहले आपको पूरा का पूरा पढ़ना है और ये इसका PDF हम आपको दे देंगे मॉडल आंसर का, वो भी आप पढ़िए, उसके बाद लिखने बैठिए। IXMB में हम जो भी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, उसमें वहां पे पूरा स्पेस दिया रहता है जहां पे आप लिख सकते हैं, अपना आंसर लिखिए, सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद फैकल्टी उसे चेक करके आपको रिवर्ट करती है। ओके, सो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ मेंशन किए हैं। व्हाई रूरल पॉपुलेशन इज मोस्ट प्रोन टुवर्ड द माइग्रेशन? रूरल पॉपुलेशन ही क्यों प्रोन है, अर्बन पॉपुलेशन क्यों नहीं प्रोन है? हालांकि हमने रिवर्स सिस्टम देखा था कोविड के टाइम पे। What can be done to address the issue as far as rural infrastructure is concerned? इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मानिए ना मानिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, चाहे PM गति शक्ति की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो हर किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बाकी सारी चीजें अपने आप बढ़ने लगेंगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल वुमेन फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज रूरल वुमेन एम्पावरमेंट? तो NRLM से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन के आंसर को और फिर बाकी सारी चीजें मेंशन करते हुए एम्पावरमेंट पे खत्म कीजिए। व्हाट आर द प्रिवेलेंट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया in the various climatic condition and what is the cropping system and how it is differ from the rotational intensity? ये थोड़ा सा डीप एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे लास्ट क्रॉस ब्रीडिंग आ गया था, तो वैसे यहाँ पे है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी रोटेशनल इंटेंसिटी से कैसे डिफरेंट है। ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप जिस भी स्ट्रीम से दे रहे हैं, हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। लीगल की तो इसमें पोस्ट नहीं है, राजभाषा, फाइनेंस, जनरल के लिए, कंप्यूटर IT एंड एग्रीकल्चर के लिए भी इस बार वैकेंसीज नहीं है। तो ये आप जो भी स्ट्रीम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उसके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसके अलावा किसी भी डाउट, क्वेरी एंड क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।